सशक्त लोकतंत्र और विधायिका की तस्वीर को बेहतर बनाने में पीठासीन अधिकारियों की एक अहम भूमिका रही है और लगातार पीठासीन अधिकारी मंथन करके उन विषयों की चर्चा करते हैं जिससे लोकतंत्र की तस्वीर और बेहतर हो सके। और इस बार पीठासीन अधिकारियों के मंथन का स्थल रहा मुंबई, और मुंबई से कई बड़े फैसले निकले जिसकी आने वाले समय में कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। और विधायी निकाय और विधायी कार्यों को समझने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर साहब। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार, जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी हों, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हों, हमारे उपसभापति जी हों, सभी ने जो आपने आवभगत की, जो वेलकम किया डेलीगेट्स का, बहुत दिल से उन्होंने सब आभार दिया। और वास्तव में जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का मन से उन्हें आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने महाराष्ट्र को ये 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित करने का मौका दिया। और मुझे बेहद खुशी है कि इस सम्मेलन के लिए भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी यहाँ पे मौजूद थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, राज्यसभा के उपसभापति थे और तमाम राज्य के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधान परिषदों के सभी यहाँ पे उपस्थित थे। और सकारात्मक एक चर्चा यहाँ पे हुई जहाँ पे बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, सदन को अच्छी तरह चलाने के लिए क्या एक्सपेक्टेड है पीठासीन अधिकारियों से, और उसी के साथ सदन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लोकहित में का कार्य करने में हम बिताए और डिस्टर्बेंस कैसे कम हो ताकि सामान्य व्यक्ति का सभागृह के ऊपर और इस व्यवस्था के ऊपर विश्वास उनका कायम रहे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास कायम रहे। इस बारे में अनेक विषयों पर चर्चा हुई। डिजिटलाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑनलाइन फंक्शनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा हुई है। और एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद आज ये सम्मेलन यहाँ पे समाप्त हुआ। और इस सम्मेलन से सभी लोक प्रतिनिधि हो या फिर पीठासीन अधिकारी हो, वो अपने अपने राज्य में यहाँ से जो डिस्कशन से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका वापर और उसका यूज़ वो अपने अपने राज्य में, अपने असेंबलीज़ में, काउंसिल्स में करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में मुंबई में प्रधानमंत्री जी भी जुड़े। वर्चुअल उन्होंने न सिर्फ पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया बल्कि बेहतर कार्य करके कुछ नया और इनोवेटिव कार्य करते हुए किस तरह से विधायिका की तस्वीर को और बेहतर करें, उसको लेकर भी उन्होंने संबोधन दिया। कितना अहम प्रधानमंत्री जी का संबोधन रहा। मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया वो इस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट था, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं आते हैं और इतने महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में इतनी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, उससे निश्चित रूप से एक इंस्पिरेशन सभी को मिलता है। और देश के जो प्रमुख है, जो देश के गवर्नेंस को चलाते हैं पूरा, उनसे निश्चित रूप से एडवाइस मिलना हर एक की एक मनोकामना रहती है। और इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी सदस्यों की यही मनोकामना थी कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस उन्हें प्राप्त हो। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सौम्यता से और बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो एड्रेस इस कॉन्फ्रेंस को किया है वो अभूतपूर्व है। और इसके लिए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाले हर एक व्यक्ति उनके निश्चित रूप से उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कॉन्फ्रेंस में जब जब ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे व्यक्ति का जिसके ऊपर देश के जनता का पूरा विश्वास है और जो देश हित में हमेशा काम करते आए हैं, ऐसे व्यक्ति का ऐसे कार्यक्रमों में को संबोधित करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी बात है। कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है नवाचार। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो बताया कि
ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव विधायक हो या सांसद हो, ये समाज में रोल मॉडल रहने चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है, जन सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि हो वो आदर्श प्रतिनिधि हो, वो उदाहरण के रूप में समाज के सामने आए, और इसलिए उनके आचार विचार और उनका आचरण पूरा जो है वो एक आइडियल रहना चाहिए। फिर सदन में आके हंगामा करना या फिर अनरूली अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर रखना, इससे निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति को इस संस्था के ऊपर का उनका विश्वास कहीं डगमगाएगा, ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो जो शोर अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट जिनका है, यदि उसको कर्ब ना किया है, उसे रोका ना गया, और यदि उस दल के उस गठ के नेता अगर उसे प्रोत्साहित करे ऐसा काम करने के लिए, तो वो लोकशाही के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और पार्लियामेंट फंक्शनिंग के लिए बहुत ही हानिकारक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बात करें या राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब की बात करें, उनका भी सुचारू तौर पे सदन को चलाना एक फोकस रहा है। और लगातार लोकसभा अध्यक्ष तो ये कहते रहे हैं कि चर्चा और संवाद के लिए सदन बनता है, मतभेद होने चाहिए, मनभेद ना हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली एक पीठासीन अधिकारी के तौर पे राहुल जी, आपका भी अनुभव है, कितना बड़ा ज्वलंत इशू है इस तरह की शोर शराबे और डिस्टर्ब करने को? नहीं, देखिए, डिसेंट यानी मतभेद होना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है, एक बहुत ही फंडामेंटल है, क्योंकि मतभेद नहीं होगा तो डिबेट ही नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन मतभेद होना और उसे पार्लियामेंट्री प्रोसेस में रहकर उसे जताना या उसे व्यक्त करना, ये अपेक्षित है। लेकिन मतभेद होना, डिसेंट अगर आप अनपार्लियामेंट्री टूल्स से हैंडल करोगे, एक्सप्रेस करोगे, तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए घातक है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो चाहता है कि मुद्दों के ऊपर डिबेट हो, मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, यदि वह नहीं होती है तो ये हम जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, और उन्होंने जो मैंडेट दिया है उसको हम डिफीट कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। मैं अगर पीठासीन अधिकारी के तौर पे, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे महाराष्ट्र में कुछ नए जो इनोवेटिव हैं उसकी बात करूं तो सर वो क्या है? महाराष्ट्र में आप देखिए तो हमारी डिजिटलाइजेशन का बड़ा प्रोग्राम चालू है। हमारी विधानसभा और विधान परिषद लेजिस्लेचर कुछ ही महीनों में पूरा डिजिटलाइज हो जाएगा। यहाँ पे 1937 से जो हमारा रिकॉर्ड है वो एक क्लिक पे उपलब्ध होगा। सभी जानकारी हो, विधायकों को काम करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा। मैं समझता हूँ जब नेशनल प्लेटफॉर्म के वन नेशन वन लेजिस्लेचर की जो बात चल रही है, वो जब इम्प्लीमेंट होगा, तब ये हमारा जो किया हुआ काम है वो बहुत उपयोगी आएगा, और इसे हम डायरेक्टली सभी लेजिस्लेचर्स के साथ शेयर कर पाएंगे और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के साथ शेयर कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर जो परिस्थितियाँ हमने देखी है, तो हर असेंबली, हर लेजिस्लेचर को ये तैयार रहना चाहिए कि यदि ज़रूरत पड़े तो वर्चुअली भी वो फंक्शन कर पाए। तो ये थे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जो मुंबई से जो टेक अवेज निकले हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और 2 दिन बैठकर जिस तरह से पीठासीन अधिकारियों ने मंथन किया, खासकर विधायिका की तस्वीर को बेहतर बनाने को लेकर और समिति व्यवस्था को और प्रभावशाली करने को लेकर, ये भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसकी एक बेहतर तस्वीर देखने को मिलेगी। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में लगातार पीठासीन अधिकारी अपना अहम रोल निभा रहे हैं, और पीठासीन अधिकारी समय समय पर बैठकर कई अधिवेशनों में उन विषयों पर गहन मंथन और चिंतन करते हैं जिससे राज्य की विधायिका सुचारू रूप से कार्य कर सके। और इस बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का गवाह बना है मुंबई। दरअसल मुंबई में 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हुआ, और समापन के बाद मुंबई से कई सारे ऐसे टेकअवेज निकले हैं जिसके बाद आने वाले दिनों में विधायिका की तस्वीर बेहतर हो सकेगी, खासकर राज्य विधायिका के स्तर पर। विधायी कार्य और पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी को समझने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं।
हमारे साथ महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोहे मैडम मौजूद है। नीलम ताई, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पे। जी, धन्यवाद। सभी पीठासीन अधिकारियों ने इस बात को भरे मन से कहा कि बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ आपने इस सम्मेलन को कराया, इसके लिए हृदय से आभार आपका। ये बहुत सालों से ये हमारी गुजारिश थी कि मुंबई में सभी राज्यों के अध्यक्ष सभापति जो हमें मिलते हैं और जिनके साथ में बात होती है, तो ऐसे लगता है कि कुछ मुंबई के विधान भवन में उनका आना बहुत ज़रूरी था। और ख़ास करके लोकसभा के अध्यक्ष जी ओम प्रकाश बिड़ला, जब भी मुंबई में या पुणे में मुझे प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी, तब मैंने सर को बोला था कि सर ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर्स और पीठासीन अधिकारी जो है, प्रोसीडिंग सब हमारे जो ऑफिसर्स हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इनके साथ में जो मुद्दे आते हैं उस पर काम होना ज़रूरी है। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी व्हिप की कॉन्फ्रेंस होती है, मैं उसमें भी आंध्रा उड़ीसा में गई थी, तो उसका अमल में लाने के लिए कई बार 2-2 साल लगते हैं, लेकिन वो अमल में आता है क्योंकि ये जो बहुत बड़ा मशीन है पार्लियामेंट का प्रोसेस जो है, तो उसमें बहुत लोग सोचते हैं और उसका फ़ायदा भी होता है हमारे गणतंत्र को। दूसरी बात है कि देखिए, मैं 22 साल से विधान परिषद में हूँ, ये मेरी चौथी टर्म है। तो विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, काफ़ी कानून एक दूसरे के सरीखे हैं, तरीका यह है, इश्यूज़ भी सेम है, तो फिर क्यों ना हम इश्यूज़ को सुलझाने के लिए एक दूसरे से बात करके कोई रास्ता निकाल ले। और इसीलिए मैं इसको बहुत महत्व देती हूँ। कमेटियों का सवाल है, इसके बारे में भी हम 3-4 साल से विधान परिषद में बात कर रहे थे। मैंने उप सभापति होने के हैसियत से करीबन 300 से ज़्यादा रिपोर्ट टेबल करने के लिए कोशिश की और वो सफल भी हुए उसमें। लेकिन उसकी जो आते हैं सुझाव, उसको अमल में लाने के लिए काम ज़रूरी है, राज्य की नैतिक इच्छा शक्ति ज़रूरी है। और सदन में जो ये होता है घोटाला या चर्चा होती है, गतिरोध होता है कई बार, तो वो तो मतभिन्नता के साथ साथ हर विधायक को लगता है कि या एमपी को लगता है मेरा काम होना चाहिए, मुझे मेरा जो बोल लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। और इसके लिए हर एक व्यक्ति मायूस रहता है कि वो अपने शब्द कहे, लेकिन उसको ठीक तरीके से एक दिशा देना, उस प्रवाह को साथ में लाना, ये हमारा काम है। और इसके लिए आज जो रेजोल्यूशन हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि उसके बारे में विपक्ष के नेता और सरकार के नेता, इनके दोनों में संवाद हो जाए अधिवेशन के बहुत पहले और बाद में, तो शायद इसमें हल निकल सकता है। आपका एक लंबा अनुभव रहा है राज्य की विधायी कार्यों को करने के लिए, और आप महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति, और आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आपने बहुत सारे नवाचार भी अपने विधान परिषद में स्टार्ट किए। मेरा बहुत अहम सवाल, जिस पर 2 दिन चर्चा हुई कमेटी सिस्टम को लेके, कि कैसे प्रभावशाली तरीके से समितियां काम करें। अगर हम कंपेयर करते हैं संसद की समितियों को, तो वो काफ़ी प्रभावी तरीके से काम कर पाती है बनस्पत राज्य की जो समितियां हैं। तो वो कौन से बिंदु थे जिस पर गहन मंथन हुआ कि समितियों को कैसे और प्रभावशाली बनाया जा सके? एक तो है कि जो समितियों के रिपोर्ट्स आते हैं, वो रिपोर्ट्स के अमल में लाने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। देखिए, हर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स रहते हैं, जब उनको सुझाव देते हैं, तो जब उनको बोला जाता है कमेटी के माध्यम से कि आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट लेना है, तो वो मान जाते हैं। और मैंने देखा है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में अगर कुछ कड़ी से कड़ी भी सुझाव हो तो वो उसको पाला जाता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी कि कोई उसको फॉलोअप करे ठीक तरीके से। और मुझे लगता है कि ये जो कमेटी सिस्टम के बारे में बात हुई, तो हमारे जो गठन नेता है, बाकी के लोग जो है, उनसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, राजकीय बदलाव आता है जब, तब उसमें थोड़ा खंडित हो जाता है। तो वो तो अपने विधानसभा और विधान परिषद उसके चुनावों का कारण भी रहता है, तो उसमें थोड़ा समय होता है। लेकिन ये कमेटियों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए काम करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सदन को कैसे सुचारू तौर पे चलाया जाए, और खासकर बात करें चर्चा और संवाद की। मतभेद हो सकता है, मनभेद ना हो, इस परंपरा को भी आप पालन करती हैं। जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने संबोधन में कहा कि गतिरोध नहीं होना चाहिए, संवाद और चर्चा होनी चाहिए, और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं हो। पहला सवाल। दूसरा सवाल मैम, अनुपस्थिति एक बड़ा आयाम होता है जब हाउस चल रहा होता है और मेंबर्स जो हैं अनुपस्थित रहते हैं, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, हर विधायक को ऐसे लगता है कि मेरा जब लीडर सभागृह में है तो मुझे वहाँ रहना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभागृह के जो नेता बात करते हैं तो उनको सुनने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन सभागृह का नेता जब दूसरे सदन में है तब कोई नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक फ़र्क है कि हमारे जो विधान परिषद के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस,
तो उनका ध्यान अपने केबिन से या जानकारी रहती है कि कब थोड़ा भी विधान परिषद में हंगामा हो गया वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और हम लोग मिलके फिर गठन नेताओं को बुला के 5 मिनट के लिए काम काज रोक के उसमें कुछ रास्ता निकल लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि एक पता होता है कि अभी कुछ का रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल मतभिन्नता ही है, तब फिर ये सोचना पड़ता है कि हम कितने समय में शुरू करेंगे तो फिर ये भी होता है कभी कभी सहमति, ठीक है एक बार हंगामा करेंगे बाद में शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि इनफॉर्मल जो टॉक है ना वो बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को जो शब्द देते हैं वो अगर पाला जाता है तो थोड़ा वो आसान होता है। लेकिन जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है तब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टेंशन होता ही है। महाराष्ट्र की बात करूं, बड़े बड़े ऐतिहासिक कानून आपके विधानसभा और विधान परिषद से तय पास हुए हैं। आपके कार्यकाल में अगर कुछ महत्वपूर्ण कानूनों की बात करूं, कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की बात करूं तो तय वो कौन कौन से हैं? एक तो है कि मेरे टेन्योर में मतलब जब मैं उपसभापति नहीं थी फिर भी एक कानून मंजूर हुआ था कि वो शिक्षण शुल्क जो है फीस है उसमें कुछ पाबंदी और मर्यादा लाने के लिए सब स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ में बैठ के वो तय किया गया था, उसके लिए 1 साल लगा था। दूसरा है शक्ति कानून जिसके बारे में अभी भी वो राष्ट्रपति जी के पास और होम मिनिस्टर के पास प्रलंबित है, लेकिन जॉइंट सिलेक्ट कमेटी जब होती है और कानून निकलता है तो सब लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए शिक्षण शुल्क विधेयक है, फिर इसी के साथ साथ शक्ति कानून है, उसी के आपको एक और याद होगा जो बहुत कंट्रोवर्शियल कानून है डांस बार बंदी, तो जिसके बारे में विधानसभा और परिषद में बहुत बहस हो गई थी, लेकिन एक मत से पूरे यूनिटी के साथ में दोनों सदनों ने पास किया था। और मुझे लगता है महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जहाँ में कला के लिए विरोध नहीं है, नृत्यों को विरोध नहीं है, लेकिन नृत्य में महिलाओं का शोषण होना और ट्रैफिकिंग जैसे बहुत बड़ी चुनौती आना, इसके बारे में सरकार क्या कर सकती है उसका एक वो मुझे लगता है नमूना है। और मैं ये भी सराहना करूँगी लोकसभा की और ख़ास करके पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी सर की कि महिला आरक्षण का विधेयक नमो शक्ति वो पूरे के पूरे एक अच्छी तरीके से उसको पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी मिला। और जैसे शुरुआत हो गया स्पेशल सेशन का तो ऐसे लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन उन्होंने वह सच करके दिखाया और लोकसभा में भी बहस हुई, राज्यसभा में भी बात हो गई और राज्यसभा में तो 100% उसको लोगों ने पूरा के पूरा सपोर्ट किया। देखिए आप भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने एक बार बोला था अगर सपने में से उठा कर कि आपको क्या सपना लगता है, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे ज़िंदगी में ये पास हो जाएगा। अभी वो प्रत्यक्ष में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक राजनीतिक एकता हर पक्षों की, और जैसे सबको पता हो गया कि ये बिल पास होने वाला है तो एवरी पार्टी स्टार्टेड सेइंग कि हमारा भी सपोर्ट है, हमारा भी सपोर्ट है, हमारा भी सपोर्ट है। और मैंने ये देखा कि महिलाओं का हौसला बहुत बड़ा है। देखिए MP या MLAs तो थोड़ी महिलाएं बनती है नंबर में, लेकिन हमें ऐसी भी लड़कियां मिली कि जो हमारे मीटिंग के जब आए और उन्होंने बोला कि अभी वो शेड्यूल कास्ट की लड़की है, लॉयर बनी है, बोल रही है कि मुझे लगता है कि मैं भी MP बन सकती हूँ। मैंने बोला कैसे? नहीं मैं नहीं बनूंगी, फिर भी मेरा वोट इम्पोर्टेंट है, वो मुझे लग गया। तो मुझे लगता है ये जो महिलाओं में उत्साह आया है और एक थोड़ा सा ये भी हो गया है कि जो महिलाएं बहुत सालों से काम कर रही है उनकी भी उमंग बढ़ी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अभी समय मिलने वाला है चुनाव में लिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ जो हमारा गीत है ना कि हिंदुस्तान बदल रहा है, तो वो बदलाव का जो झोंका है ना वो पार्लियामेंट तक जितने ज़ोर से पहुंचेगा उतना अच्छा है। और जब आप बोल रही थी नीलम ताई, मैं सुन रहा था, आप बहुत भावुक तरीके से जब नारी शक्ति वंदन की अभी विधानसभा में आपने बात की, तो आपकी जो अभिव्यक्ति थी वो एक प्राउड फील के साथ अपील कर रही थी और जितनी महिलाएं सदन में बैठी थी उनको भी एक खासा इम्पैक्ट हुआ। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो कई ऐसे देश में कानून और बदलाव दिए हैं जिसके आप भी साक्षी रही हैं। एक अहम सवाल, विधान मंडलों की अगर बात करें, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, नवाचार को लेके हमेशा प्रयास होते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कल ओपनिंग सेशन में मूल मंत्र दिए। महाराष्ट्र हमेशा से ही एक एग्जाम्पल सेट करता रहा है विधान मंडलों की तस्वीर को बदलने को लेकर, और नवाचारों को लेकर भी महाराष्ट्र ने एक नई तस्वीर पूरे देश में पेश की है। मैं अगर आपके विधान परिषद की बात करूं तो किस तरह के कुछ ऐसे इनोवेटिव जो आपके कार्यकाल में हुए हों? एक तो मैं ज़रूर कहूँगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, इसके बारे में 2015 में तो निर्णय हुआ था, लेकिन उसका स्पेशल सेशन 2016-17 में हुआ। तो उसके बाद में 2018 में हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में
विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष मिलकर निर्णय किया कि 3 दिन इसी पर बहस होगा दोनों सदन में, और वो प्रस्ताव ना अपोजिशन का होगा ना गवर्नमेंट का होगा, सभापति का प्रस्ताव होगा। और मैंने वो विधान परिषद में रखा और 3 दिन विधान परिषद में और 3 दिन विधानसभा में इसके बारे में पूरी बहस हो गई, और उसी के मुद्दे लेकर नए कानून बनवाना, पॉलिसी करना, ये काम भी हो रहा है। उसी के साथ साथ मेरा ऐसा प्रयत्न है कि कुछ एजेंडा जो है, जैसे कि विमेंस पॉलिसी है, जेंडर बजट है, उसके बारे में और महिलाओं का सहभाग इसमें हो। तो इसके लिए हम अलग अलग मीटिंग्स भी लेते हैं 2 सेशन के दरमियान। कमेटी भी नहीं है, लेकिन अगर कोई आके बोलता है तो उनके यहाँ पे देखिए, आप हिंदुस्तान में देखते हैं कि जब महिला विधवा बन जाती है, जब पति चला जाता है, तो उसके सब ऑर्नामेंट्स लिए जाते हैं, गले का मंगलसूत्र निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं, उन्होंने कहा आपको शायद वो दूसरे भारत के हिस्सों में लोगों को एकदम शॉक जैसा लगेगा, लेकिन वो गाँवों ने सब मिलके बोला कि ये महिलाओं को इस तरीके से हम नहीं करेंगे, अप्रतिष्ठा, उनकी डिग्निटी नहीं चलाए देंगे, उनको जैसे रहना है वैसे रह सकती है। तो ऐसे भी मुद्दे कॉलिंग अटेंशन मुंह में हमारे परिषद में आए, और जिससे महिलाओं का भी हौसला बढ़ा। तो इसके लिए मुझे क्या लगता है, सिर्फ महिलाओं का सवाल नहीं है, समाज के जो भी लोगों का अधिकार चला गया है उनको और फिर ज़िंदगी जीने के लिए उम्मीद देना, ये अपना काम है, और वो हम करने की कोशिश करते हैं। विधायी कार्यों में सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो प्रश्नकाल और शून्यकाल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और लगातार चाहे संसद हो या विधानसभा या विधान परिषद हो, उसका विशेष ख्याल रखा जाता है। और जिस तरह से माननीय चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़ साहब और लोकसभा के हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी का तो नए सदस्यों के प्रति भी एक अलग आग्रह रहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका मिले, हर टॉपिक पे बोलें। आपके यहाँ की तस्वीर लगभग कुछ इसी तरह की है जी। हमारे देखिए सभागृह की जो अरेंजमेंट रहती है ना, तो कोई छोटे आवाज़ में भी बोलता है ना तो हमको सुनने को आता है, उनको मालूम नहीं रहता कि हमको सुनने का आया। तो जब वो एक दूसरे से बोलते हैं ना, अभी तो आज मिलने वाला ही नहीं बात करने को, तब हम मालूम कर देते हैं, लिख देते हैं कि ये बहुत राह देख रहे हैं। और लास्ट बेंच में बैठे हुए जो लोग हैं ना, उनका नंबर कब आएगा इसके लिए वो 3-3, 4-4 घंटा बैठते हैं। तो फिर मुझे ये भी करना पड़ता है कि पहले वाले जो बेंच पे लोग हैं उनको मुझे बोलना पड़ता है कि आप सबके लिए थोड़ा थोड़ा समय बचे, इस तरीके से समय की आप ये रखो, आप इस जिम्मेदारी रखो। कई बार ये भी होता है कि 10 मिनट हर एक को बोलने के लिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा बोलेंगे तो उसके लिए कभी कभी थोड़ी बहस भी होती है। कई बार महिलाओं को मैं ये उनको अलग से 97 नाम का हमारा रूल है, तो वो लोग वो कानून के मुताबिक चर्चा उनको 1 घंटा मिलता है। तो ऐसे भी ये करती हूँ, प्रायोरिटी देती हूँ उनको समय देती हूँ। तो इस तरीके से महिला तो कम है परिषद में, लेकिन देखिए अभी केंद्र सरकार जो कानून जैसे बनाएंगे, उसके रूल्स पार्लियामेंट से जैसे आएंगे वैसे विधानसभा में बनेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है, अभी दिल की तमन्ना विधान भवन के सामने मैं कहूँ नहीं तो कहाँ कहूँ, विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण नहीं आया है। तो उसके बारे में भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और आएगा तो लोगों का जो विश्वास है, एहसास है, वो न टूटे, इसके लिए ये बहुत कदम उठाना ज़रूरी है। आप लगातार पूरे 2 दिवस तक बनी रहीं, लगातार आपने गहन मंथन किया, आपने संबोधन भी दिया। कितने इम्पोर्टेंट वो टॉपिक जो 5 रेजोल्यूशन आए हैं? टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई दिनों से इस पर बहस हो रहा है। दूसरी बात है कि कमेटी का है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का सवाल है। उसी के साथ साथ सदन में अगर इस तरीके से गतिरोध होगा तो काम ही होगा नहीं, और फिर जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आते हैं तो लोग तो बोलेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, अधिवेशन में सिर्फ हंगामा हो गया। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको कितना सीरियसली लेते हैं, वो एक संदेश लोगों को जाए। दूसरी बात है कि हर विपक्ष का व्यक्ति ये चाहता है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ है उसमें रिफ्लेक्ट हो, लेकिन हम लोग ऐसे भी एक प्रयोग करते हैं कि दोनों का, अगर किसानों के बारे में 90 से ये 260 का प्रस्ताव है, तो वो प्रस्ताव दोनों का क्लब करके भाषण होता है। तो दोनों लोग जो है, विपक्ष के और सत्ताधारी पक्ष के, वो दोनों भी उसमें बोलते हैं, और आंसर जो है सरकार एक ही देता है। तो उससे समय भी बचता है, सब प्रस्तावों को भी इंसाफ मिलता है। अभी ये कितना ठीक है नहीं है इसके बारे में भी दुविधा हो सकती है, लेकिन हमेशा बाला साहब जी ठाकरे क्या कहते थे कि लोग कानून के लिए नहीं है, कानून लोगों के लिए है। तो इसके लिए हमारे जो नियम है, असूल है, उनको ठीक तरीके से लाके ये जो सब रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन अपने विधायक हैं, एमपीज़ हैं, उनको मिलकर इसके लिए अगर कुछ नियम बदलने हैं तो वो बदलना ज़रूरी है। और अगर पार्लियामेंट उसमें ये लेता है, नेतृत्व लेता है, तो जनरली वो विधानसभा को एक्सेप्ट करना या विधान परिषद को एक्सेप्ट करना आसान होता है। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन समापन हो गया, और आपने आज विधानसभा से पुनः एक बार सभी सदस्यों को दोबारा निमंत्रण दिया।
वो निमंत्रण क्या है और किस टॉपिक पे बैठने वाले हैं दोबारा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने, मैं आपकी शुक्रिया अदा करूंगी। विधान परिषद को 100 साल हो गए हैं, तो 1921 में ही 100 साल हो गए, अभी हमारा 101वां साल हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि कौन से अच्छे डिबेट्स हुए, कौन से कानून यहाँ पे बने, कौन सी पॉलिसीज़ हो गई, और उसी के साथ साथ यहाँ पे विधान परिषद क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। लोग राज्यसभा के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये दोनों अपर हाउसेस जो है जहाँ पे निर्णय होते हैं, तो ये विधान परिषद से क्या साध्य होता है, ये जानकारी लोगों को देना। और दूसरे राज्यों में भी विधानसभा के साथ में अगर वो चाहते हैं विधान परिषद, तो ठीक है, मैं समझती हूँ कि कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन यहाँ जो 6 राज्यों में विधान परिषद का काम हुआ है, उसका फ़ायदा बेस्ट प्रैक्टिसेस का दूसरे विधानसभा को भी हो सकता है। और इसके लिए हिंदी या अंग्रेज़ी में उसका भाषांतर करके, रूपांतर करके वो मुद्दों को आगे लेके जाने के लिए हम ज़रूर विचार कर रहे हैं। और उसकी चर्चा भी हुई, बाकायदा साझा भी किए गए बेस्ट प्रैक्टिसेस को। जी जी, तो उसी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हम उस 6 राज्यों को भी बुलाएंगे और दूसरे भी विधानसभा अध्यक्षों को बुलाएंगे। और हमारे जो सदस्य हैं विधान परिषद के, वो चाह रहे हैं कि उस राज्यों में, दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ कामकाज कैसे चलता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है ये भारतीय स्तर पे आदान प्रदान होता है, तो ये लोकसभा का एक अलग तरीके से रूपांतर लोगों के साथ में, विधानसभाओं के साथ अगर जुड़ता है, तो मुझे लगता है कि एक पेड़ जैसे उसके नीचे जड़ें जाती है तो पेड़ और मजबूत होता है, तो ऐसे लोकसभा की ये सब जड़ें हैं, वो विधानसभा, विधान परिषद है, तो वो जितनी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएगी, उतनी अपनी लोकशाही का जो ये है पेड़ है, वो वृक्ष जो है वो ज़्यादा संपन्न हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। तो आपने वास्तव में बहुत गहन और गंभीरता से न सिर्फ उन विषयों पे बात की जिनका मंथन हुआ, बल्कि आगामी समय में किस तरह से आपके कार्य परिलक्षित होंगे उसकी भी बात की। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ताई। धन्यवाद, फिर आइए, पुनरागमन। जी धन्यवाद ताई। तो ये थी महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम दिवाकर गोहे मैडम, जिनका साफ तौर पर मानना है कि मुंबई में जिस तरह से 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हुआ और जो यहाँ से टेक अवेज निकले, उससे निश्चित तौर पे आने वाले समय में विधायिका की तस्वीर और बेहतर होगी, खासकर राज्य विधायिका के स्तर पर। और सबसे अच्छी बात, नीलम ताई ने एक और बात कही कि नारी शक्ति वंदन सहित कई ऐसे बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पारित हुए, वो इंस्पायर्ड करते हैं विधानसभा और विधान परिषद यानी कि विधान मंडलों को अच्छा कार्य करने में और कानून बनाने के लिए, तो उसका भी वो आगे आने वाले समय में ख्याल रखेंगी। तो कुल मिला के मुंबई में जो अधिवेशन हुआ उसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे।